मेरा नाम नैना है और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी जो उस हवेली में कदम रखने के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। मुझे हमेशा से पुरानी चीज़ों से एक अजीब सा लगाव रहा है। जब बाकी लड़कियां नए घर, नए फर्नीचर और चमचमाती दीवारों के सपने देखती थीं, तो मैं किसी पुरानी इमारत की टूटी हुई सीढ़ियों में कुछ ढूंढती रहती थी। पुरानी चीज़ों में मुझे एक कहानी दिखती थी, एक इतिहास, एक सांस। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ शहर के बाहरी इलाके में जा रही थी। रास्ते में एक पुरानी बड़ी सी हवेली दिखी। लाल ईंटों से बनी ऊंची दीवारें, बड़े बड़े झरोखे। सामने का दरवाज़ा लकड़ी का था, इतना पुराना कि उसमें जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। हवेली के चारों तरफ पेड़ थे, इतने घने कि दिन में भी उसके अंदर का हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता था। और उस अंधेरे में मुझे सुंदरता दिखी। अजीब बात है ना। मैंने तुरंत पास के एजेंट से बात की। जब उसने कीमत बताई तो मुझे हैरानी हुई। इतनी बड़ी हवेली, इतनी ज़मीन और कीमत इतनी कम। मैंने पूछा तो उसने आंखें चुराते हुए कहा, बस थोड़ी पुरानी है, कोई खरीदना नहीं चाहता। मुझे तब समझना चाहिए था कि कोई खरीदना नहीं चाहता का मतलब सिर्फ पुरानी इमारत नहीं होती। पर मैं समझी नहीं। जब मैंने पड़ोस के लोगों से पूछा तो एक बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और आंखों में एक अजीब डर था। वो बोली, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहाँ गुड़िया रहती हैं। मैं हंस दी। मुझे लगा गांव के लोगों की पुरानी कहानी होगी, अंधविश्वास, डराने की कोशिश। काश उस दिन मैंने उस बूढ़ी औरत की बात मान ली होती। काश मैंने वो हंसी नहीं हंसी होती। काश मैंने पीछे मुड़कर चली गई होती। पर मैंने हवेली खरीद ली। कागजात पर दस्तखत करते वक्त एजेंट ने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, अफसोस। मैं उस वक्त उसे पढ़ नहीं पाई। हवेली में सामान शिफ्ट करने में 3 दिन लगे। मेरी बेटी रिया तब 8 साल की थी। मेरे पति करीब 2 साल पहले एक हादसे में चल बसे थे, इसलिए मैं अकेली ही सब संभालती थी। रिया मेरी दुनिया थी, मेरी हंसी, मेरी ताकत। पहली बार जब हम हवेली में दाखिल हुए, रिया दौड़ते हुए अंदर गई। वो हमेशा से खुशमिजाज बच्ची थी, हर जगह उसे नई दुनिया दिखती थी। पर जब मैं अंदर गई तो पहला एहसास जो हुआ वो था ठंड, अजीब ठंड। बाहर गर्मी का मौसम था, पसीना निकल रहा था, पर हवेली के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक एसी चला दिया हो। पर कोई एसी नहीं था, कोई पंखा नहीं था, बस एक ठंडी भारी हवा, जो हवा नहीं लगती थी, जो किसी चीज़ जैसी लगती थी। मैंने खुद को समझाया, पुरानी इमारत है, दीवारें मोटी हैं, इसलिए ठंड है। हवेली के अंदर कई कमरे थे। ऊपर की मंजिल तक जाती लकड़ी की सीढ़ियां चरचराती थीं हर कदम पर। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें चेहरे धुंधले हो चुके थे। पर एक चीज़ थी जो साफ दिखती थी। वो तस्वीरें किसी परिवार की थीं, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, सब। मैं उन्हें देखती रही और तभी मुझे लगा जैसे वे भी मुझे देख रहे हैं। हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक कमरा था। बाकी सब दरवाजे खुले थे, पर इस एक कमरे में ताला लगा था, लोहे का पुराना ताला, जंग खाया हुआ। मैंने एजेंट को फ़ोन किया, चाबी मांगी। उसने कहा, उस कमरे की चाबी मेरे पास नहीं है, शायद पहले मालिक ने रखी होगी। मैंने कहा, तो ताला तोड़ना होगा। फ़ोन पर एक पल की चुप्पी आई। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम वो कमरा बंद ही रहने दीजिए। मैंने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। अगले दिन मैंने खुद हथौड़े से वो ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अजीब बास बाहर आई। बासी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बस पुरानी, जैसे उस कमरे में सालों से कोई सांस नहीं गई हो। मैंने अंदर कदम रखा और ठिठक गई। कमरे में रोशनी कम थी, पर जो दिखा वो देखकर मेरी रीढ़ में कुछ बह गया। ठंडा, भारी, पूरे कमरे में, अलमारियों पर, ज़मीन पर, खिड़कियों की चौखट पर, कोनों में
गुड़िया रखी थीं, सैकड़ों, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, कुछ कपड़े की, कुछ मिट्टी की, कुछ शायद किसी और चीज़ की जो मैं पहचान नहीं पाई। पर एक बात सब में एक जैसी थी, रंग सब काली थीं और आँखें, सबकी आँखें पूरी काली थीं, जैसे पुतली और सफ़ेद हिस्सा सब मिलकर एक ही काला गड्ढा हो गया हो। मैं वहाँ खड़ी थी और अचानक मुझे लगा वे सब मुझे देख रही हैं। मैं जानती हूँ यह बेतुका लगता है, गुड़िया देखती नहीं हैं, उनमें जान नहीं होती, ये मैं भी जानती थी उस वक्त। पर फिर भी उस कमरे में खड़े होकर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो काली आंखें झपकी हों। मैं तेज़ी से बाहर निकली, दरवाज़ा बंद किया, गहरी सांस ली। बस पुरानी गुड़िया हैं, मैंने खुद से कहा, कल सब बाहर फेंक दूंगी। पर रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो बार बार वो काली आंखें मेरे जहन में आती रहीं। और एक बात और थी, जब मैं उस कमरे से बाहर निकली थी, दरवाज़ा बंद करते वक्त मुझे एक पल के लिए लगा जैसे उस कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई, बांस आई, बहुत धीमी, बहुत भारी, एक औरत की आवाज़ जो शायद कह रही थी, आ गई तुम। मैंने सोचा दिमाग का वहम है, दिमागची ही, काश यह सिर्फ वहम होता। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई, बिस्तर पर लेटी रही, छत को घूरती रही। हवेली की दीवारें रात में अलग ही तरह की आवाज़ें निकालती थीं, कभी लकड़ी की चरचराहट, कभी कहीं से हवा के गुजरने की सीटी जैसी आवाज़। पुरानी इमारतें ऐसी ही होती हैं, मैंने खुद को समझाया, पर दिमाग उस कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। वो काली आंखें, वो सैकड़ों गुड़िया और वो आवाज़, आ गई तुम। सुबह उठी तो रिया पहले से तैयार बैठी थी। वो हमेशा से सुबह जल्दी उठने वाली बच्ची थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो मुझे हर मुश्किल में जीने की वजह देती थी। मम्मी, आज उस कमरे में जाएंगे? उसने नाश्ते की मेज़ पर पूछा। मैं चौंकी। तुम्हें कैसे पता उस कमरे के बारे में? वो मुस्कुराई। कल जब आप बाहर निकल रही थीं, मैंने देखा था, अंदर बहुत सारी गुड़िया थी ना। मैंने एक पल रुककर उसे देखा, फिर धीरे से कहा, वो कमरा बंद रहेगा रिया, उसमें नहीं जाना। उसने होंठ फुला लिए। बच्चों वाली जिद। मैंने बात बदल दी, पर दिल में तय कर लिया था, आज उन सब गुड़ियों को बाहर फेंकना है। उनका वहाँ रहना मुझे सहज नहीं लगता था। कोई तर्क नहीं था मेरे पास, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। दोपहर को मैं फिर उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। रोशनी में देखा तो वो दरवाज़ा और भी पुराना लगा। लकड़ी में जगह जगह नक्काशी थी, पर नक्काशी के नमूने अजीब थे। फूल पत्तियां नहीं, बल्कि छोटी छोटी आकृतियां जो इंसानी लगती थीं, औरतों जैसी, हाथ फैलाए हुए, जैसे किसी ने मदद मांगते हुए उन्हें उकेरा हो। मैंने दरवाज़ा खोला। दिन की रोशनी में कमरा थोड़ा कम डरावना लगा, पर उतना ही अजीब था। गुड़िया जहाँ थीं वहीं थीं, एक भी नहीं हिली थी। यह देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। कल रात शायद मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा था। मैंने एक बड़ा थैला लिया और गुड़िया उठाने लगी। पहली गुड़िया को जैसे ही मैंने हाथ लगाया, एक अजीब सी झुरझुरी मेरी उंगलियों से होते हुए पूरे हाथ में फैल गई, जैसे करंट। पर दर्द नहीं था, बस एक एहसास था, जैसे उस गुड़िया को छूना ठीक नहीं है। मैंने हाथ खींच लिया, खुद पर झल्लाई। बस एक गुड़िया है नैना। फिर से उठाई। इस बार झुरझुरी नहीं आई। मैंने थैले में डाली, एक के बाद एक। पर जब मैं 20वीं गुड़िया उठाने झुकी तो मेरी नज़र उस गुड़िया की आंखों पर पड़ी और मैं वहीं जम गई। वो आंखें मेरी तरफ थीं। मैं जानती हूँ गुड़िया नहीं देखती, पर उस गुड़िया की काली आंखों में एक चीज़ थी जो मुझे हिला गई। वो खाली नहीं थी, उनमें कुछ था, कोई था। मैं पीछे हट गई, थैला वहीं छोड़ दिया, कमरे से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर लिया। हाथ कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। कल किसी को बुलाकर सब साफ करवाऊंगी। उस रात खाने के बाद रिया जल्दी सो गई। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर ध्यान नहीं लग रहा था। कोई 11 बजे मैंने लाइट बंद की। नींद आ गई, पर कितनी देर बाद नहीं पता। अचानक नींद टूटी। कमरे में अंधेरा था। घड़ी में रात के 2 बजे थे। मैं उठकर बैठ गई।
दिल जोर से धड़क रहा था। सपना था शायद, पर सपना याद नहीं था, बस एक डर था। तभी आवाज़ आई, धीमी पर साफ, किसी के चलने की आवाज़, पैरों की। हवेली के अंदर से मैं सांस रोककर बैठी रही। आवाज़ें रुकती नहीं थीं, एक के बाद एक कदम, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत आराम से चल रहा हो, जैसे उसे कोई जल्दी न हो। रिया, मैं उठी, उसके कमरे में गई। वो गहरी नींद में थी। मैं वापस बाहर आई, आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। मैंने फ़ोन उठाया, टॉर्च जलाई और हवेली के बाहरी कमरों की तरफ बढ़ी। दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। कदमों की आवाज़ उस बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। मैं उस दरवाजे के सामने रुकी। आवाज़ें बंद हो गई थीं। पूरी हवेली में सन्नाटा था। मैं कई मिनट वहीं खड़ी रही, सांस रोके, कान लगाए, कुछ नहीं। मैं वापस मुड़ने लगी। तभी उस बंद दरवाजे के पीछे से एक आवाज़ आई, एक बच्ची की आवाज़, धीमी, टूटी हुई, जैसे दूर से आ रही हो। मुझे निकालो। मेरे पैर वहीं जम गए। मैं पत्थर बन गई। वो आवाज़ फिर आई, मुझे निकालो प्लीज़। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। मैं पीछे हटी, एक कदम, दो कदम, फिर मैं भागी। अपने कमरे में घुसी, दरवाज़ा बंद किया, चादर ओढ़ ली। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने एक बात सोची, किसी को बुलाना होगा। झाड़ फूंक वाले को नहीं, बल्कि किसी ऐसे को जो इस हवेली का इतिहास जानता हो। पर उससे पहले एक काम था। नाश्ते के वक्त रिया बोली, मम्मी, कल रात उस कमरे से आवाज़ आ रही थी ना, एक बच्ची की। मैं कांप गई। तुम जागी थीं? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी नहीं लगती थी। नहीं मम्मी, मैंने सपने में सुना। रिया का उस कमरे की तरफ खिंचाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं उसे रोकती रही, दरवाज़ा बंद रखती, कभी कभी कुर्सी लगाकर उसके सामने बैठ जाती ताकि रिया उधर जाए ही नहीं। पर बच्चों की जिज्ञासा को रोकना मुश्किल होता है, और रिया तो हमेशा से ज़िद्दी थी। तीसरे दिन दोपहर को मैं किचन में थी। रिया बाहर खेल रही थी। यही सोचकर मैं काम में लगी थी। करीब आधे घंटे बाद जब मैं उसे खाना देने गई तो वो बाहर नहीं थी। रिया, मैंने आवाज़ लगाई। जवाब नहीं आया। हवेली में ढूंढने लगी, ऊपर नीचे, हर कमरे में झांका, पर वो कहीं नहीं थी। तभी मेरी नज़र उस कमरे के दरवाजे पर पड़ी। खुला था। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तो सुबह उसे बंद किया था, मुझे अच्छे से याद था। मैं दौड़कर वहाँ गई। रिया अंदर थी। वो बीच कमरे में बैठी थी। उसके सामने कई गुड़ियाँ बिछी हुई थीं। वो उनसे बातें कर रही थी, धीरे धीरे, प्यार से, जैसे पुरानी सहेलियों से मिलकर बात कर रही हो। रिया, मैंने तेज़ आवाज़ में बुलाया। वो पलटी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो मुझे कल से परेशान कर रही थी। बड़ी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी। मम्मी, ये सब मेरी दोस्त हैं। मैं उसके पास गई, हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर ले आई। वो आई, पर उसकी नज़र पीछे गुड़ियों पर ही रही। उस दिन मैंने उसे समझाया, डांटा भी। उसने सिर हिलाया, कहा ठीक है, पर उसकी आंखों में वो बात नहीं थी जो ठीक है कहती हो। रात को मैं उसके साथ ही सोई। नींद आई, पर रात के करीब 1 बजे मेरी आंख खुल गई, एक अजीब वजह से। कमरे में आवाज़ें थीं, धीमी, बहुत धीमी, पर साफ। रिया की आवाज़। वो अपनी नींद में बड़बड़ा रही थी। मैं उठकर बैठ गई, उसकी तरफ झुकी। वो बोल रही थी, तुम सबको बाहर आना है ना, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिया, मैंने उसे हल्के से हिलाया। वो नहीं जागी, बड़बड़ाती रही, सब आ जाओ, सब आज़ाद होंगे। मैंने ज़ोर से हिलाया। रिया, वो हड़बड़ाकर उठी, आंखें मलते हुए मुझे देखा। क्या हुआ मम्मी? तुम सपने में बातें कर रही थीं। उसने यूं देखा जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, फिर बोली, हाँ, मैंने सपना देखा, उन गुड़ियों का। क्या देखा? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वो सब बंद है मम्मी, उन्हें बाहर आना है। मेरा दिल बैठ गया। वो सिर्फ गुड़ियां हैं बेटा, उनमें कोई नहीं है। रिया ने मेरी तरफ देखा,
उसकी आंखें उस वक्त बिल्कुल सामान्य थीं, पर उसके होंठों पर जो मुस्कान थी। तुम्हें नहीं पता मम्मी? वो फिर लेट गई और मिनटों में सो गई। मैं रात भर जागती रही। अगले दिन से मैंने रिया को उस कमरे से दूर रखने की पूरी कोशिश की। उस कमरे में ताला लगा दिया, चाबी अपने पर्स में रखी, पर तीसरे दिन जब मैं बाजार से वापस आई, ताला खुला था, चाबी मेरे पर्स में थी और रिया उस कमरे में थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, सबसे बड़ी, सबसे काली, और वो उसे सीने से लगाए खड़ी थी, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे प्यारी गुड़िया को पकड़ता है। रिया, यह रखो। उसने मेरी तरफ देखा और उस पल मुझे पहली बार डर लगा, असली डर, क्योंकि उसकी आंखों में एक पल के लिए ही सही वो काला रंग आया जो उन गुड़ियों की आंखों में था और फिर चला गया। रिया ने गुड़िया रख दी, पर मुड़ते वक्त उसने एक बार पीछे देखा, जैसे विदाई ले रही हो। उस रात मैंने पहली बार उस हवेली की पुरानी जानकारी खोजने की कोशिश की। नेट पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस एक पुरानी अखबार की कटिंग किसी ने स्कैन करके लगाई थी, धुंधली पर पढ़ी जा सकती थी। उसमें लिखा था, शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी हवेली में रहस्यमय परिस्थितियों में कई महिलाएं लापता, पुलिस जांच जारी। तारीख थी 30 साल पहले। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फ़ोन रखा, रिया की तरफ देखा। वो मेरे पास ही सोई थी, गहरी नींद में। रात भर मैं उस खबर के बारे में सोचती रही। कौन थीं वो औरतें? क्या हुआ था उनके साथ? और वो हवेली, वो गुड़िया। सुबह होते ही मैं उस कमरे में गई। दरवाज़ा बंद था, ताला लगा था, सब ठीक था। मैंने ताला खोला, अंदर गई और पहली नज़र में ही मुझे फ़र्क दिखा। एक गुड़िया ज़मीन पर पड़ी थी, टूटी हुई। वो अलमारी पर थी कल तक। मुझे याद था उसकी जगह। अब वो ज़मीन पर थी, 2 टुकड़ों में। उसका ऊपरी हिस्सा एक तरफ, नीचे का दूसरी तरफ। अलमारी की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि खुद गिरकर टूट जाए। कोई धक्का लगा होगा, पर रात को कमरे में कोई नहीं था। मैं वहीं खड़ी सोच रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, रिया। वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसने टूटी गुड़िया को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई। वो अब आज़ाद हो गई। क्या? मैंने पलट कर देखा। वो गुड़िया, उसमें जो थी, वो आज़ाद हो गई। उसकी आवाज़। उस पल मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ थोड़ी अलग है, भारी, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ में किसी और की आवाज़ मिला दी हो। रिया, अंदर मत आओ, मैंने कहा। वो मुस्कुराई और चली गई। उस दिन मैंने एक फ़ैसला किया। हवेली में एक पंडित जी को बुलाऊंगी, देखूंगी क्या होता है। पर शाम तक उस फैसले की ज़रूरत और पक्की हो गई, क्योंकि शाम को एक और गुड़िया टूटी। इस बार रसोई के पास, हवेली का वो हिस्सा जिसका उस कमरे से कोई लेना देना नहीं था। गुड़िया वहाँ पहुँची कैसे? और उस रात जब मैं सोने गई, हवेली में पहली बार कदमों की आवाज़ें आईं, पर इस बार एक जोड़ी नहीं, कई जोड़ियाँ, जैसे पूरा घर भर गया हो। और वे सब उस बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। अगले हफ्ते में जो हुआ वो मैं किसी को बताने की कोशिश करती हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं, पर जो हुआ वो हुआ। धीरे धीरे एक के बाद एक गुड़िया टूटने लगीं। हर रोज़ एक, कभी कभी 2, और हर गुड़िया टूटने के बाद घर में कुछ बदल जाता। पहले दरवाजे। जो दरवाज़ा मैंने बंद किया होता वो सुबह खुला मिलता, जो मैंने खुला छोड़ा होता वो बंद, जैसे कोई रात को घर में घूमकर सब पलट देता। फिर शीशे। हवेली में कई पुराने आईने थे, एक एक करके वो टूटने लगे, बिना किसी वजह के। मैं सुबह उठती और किसी कमरे में टूटा शीशा पड़ा मिलता। फिर रोने की आवाज़ें, रात को दीवारों के पीछे से, जैसे कोई औरत रो रही हो, धीमे धीमे, लगातार। मैं पंडित जी को लाई। उन्होंने हवेली में कदम रखा। 10 मिनट अंदर रहे, फिर बाहर आ गए। उन्होंने कहा, माँ जी, यहाँ बहुत कुछ है, मैं यहाँ काम करने में असमर्थ हूँ, किसी बड़े को लाइए। और वो चले गए। उनका जाना देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पंडित जी डर गए थे।
उस दिन के बाद मैं खुद भी डर गई। पर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, सबसे डरावनी बात थी रिया। उसकी आंखें, वो अब कभी कभी काली हो जाती थीं, पल भर के लिए, बस एक पल, और फिर वापस सामान्य। पर वो एक पल मेरी सारी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी था। एक दिन वो स्कूल से आई, बैग रखा और सीधे उस कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने रोका, वो रुकी, मेरी तरफ पलटी और उसकी आंखें उस वक्त काली थीं, पूरी। रिया, मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो एक पल रुकी, फिर उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। उसने उलझन से मुझे देखा। क्या हुआ मम्मी? जैसे उसे पता ही नहीं कि अभी क्या हुआ। मैंने उसे गले लगा लिया जोर से। वो बोली, मम्मी रो क्यों रही हो? मुझे पता ही नहीं था कि मैं रो रही हूँ। उस रात मैंने एक फैसला किया, हवेली छोड़नी होगी, जो भी हो, जल्द से जल्द। पर उससे पहले मुझे यह जानना था कि यह सब हो क्या रहा है। कौन है ये? क्यों है यहाँ? हवेली में एक पुरानी अलमारी थी, तहखाने जैसी एक छोटी सी जगह में। मैंने पहले उस तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो हिस्सा इतना अंधेरा और सीलन भरा था। पर उस दिन मैंने उसे खोला। अंदर धूल भरे बक्से थे, पुराने कागजात, फाइलें, एक पुरानी डायरी। डायरी की स्याही जगह जगह से उड़ चुकी थी, पन्ने पीले हो चुके थे, पर लिखावट पढ़ी जा सकती थी। डायरी किसी पंडित की थी, नाम नहीं था, पर जो लिखा था वो पढ़कर मेरी सांसें रुक गईं। उसमें लिखा था कि वो एक तांत्रिक था। उसने उन औरतों की आत्माओं को पकड़ा जो अन्याय से मरी थीं, जिन्हें इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिला, जो बिना किसी गुनाह के सताई गईं, जलाई गईं, मारी गईं। वो तांत्रिक उनकी आत्माओं को गुड़ियों में बंद कर देता था। क्यों? डायरी में लिखा था ताकि वो बदला न ले सकें, ताकि उनकी शक्ति उसके काम आए। वो उनकी तड़प से ताकत लेता था और हर आत्मा जो उसने बंद की, उसकी ताकत बढ़ती गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तक ये गुड़िया सलामत हैं, ये आत्माएं मेरी हैं। जो इन्हें तोड़ेगा, उनकी आत्माएं आज़ाद होंगी, और जो आज़ाद होंगी वो वापस आएगी। मैंने डायरी बंद की, फर्श पर बैठ गई। सारे टुकड़े जुड़ रहे थे, गुड़िया टूट रही थीं, आत्माएं आज़ाद हो रही थीं, और वो आत्माएं वो वापस आ रही थीं हवेली में, रिया के ज़रिए। मेरी बच्ची उन्हें आज़ाद कर रही थी और वो आत्माएं उसके अंदर आ रही थीं। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। मैं भागकर रिया के कमरे में गई। वो बैठी थी, अपने हाथ देख रही थी ध्यान से, जैसे पहली बार देख रही हो। रिया, मैंने उसे पकड़ा। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें काली थीं। उस रात मैंने रिया को उस कमरे से दूर रखने की पूरी कोशिश की। उसे खाना खिलाया, उसके साथ बैठी, उसे कहानी सुनाई। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होती रहीं। रात को सोने से पहले उसने मुझे गले लगाया। मम्मी, तुम डरती हो ना? मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। थोड़ा। मत डरो, वो बोली। वो बुरी नहीं है, उन्हें बस दर्द है। मैंने कुछ नहीं कहा। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली। रिया बिस्तर पर नहीं थी। मैं उठी, कमरे में नहीं थी, बाथरूम में नहीं, हवेली में ढूंढने लगी। वो उस कमरे में थी, दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गई। रिया बीच कमरे में खड़ी थी। उसके चारों तरफ टूटी हुई गुड़िया बिखरी थीं, सैकड़ों टुकड़े, लगभग सारी गुड़िया टूट चुकी थीं। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। रिया, वो धीरे धीरे मुड़ी, और जब उसका चेहरा दिखा, मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, पूरी तरह, पुतली, सफ़ेद हिस्सा, सब। उसकी आवाज़ जब आई तो वो रिया की आवाज़ नहीं थी, कई आवाज़ें थीं एक साथ, जैसे बहुत सारी औरतें एक साथ बोल रही हों एक ही मुंह से। हम सब आज़ाद हैं। मेरे घुटने कांपने लगे। रिया, बेटा वापस आ, मुझे सुन। मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसके चेहरे पर कुछ हिला। एक पल के लिए रिया की आंखें वापस आईं, घबराई हुई। मम्मी, उसकी अपनी आवाज़ थी, डरी हुई। पर फिर वो काला पर्दा वापस आ गया। रिया, मैं उसकी तरफ बढ़ी, पर उसने हाथ उठाया और मैं रुक गई।
जैसे किसी दीवार से टकरा गई हो। कोई ताकत थी जो मुझे आगे नहीं जाने दे रही थी। मैं वहीं खड़ी रही, अपनी बेटी को देखती रही, और वो मुझे, उस पल जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। कमरे में अंधेरा था, बस रिया के काले चेहरे की एक अजीब चमक थी। फिर धीरे धीरे अंधेरे में हलचल हुई। दीवारों के कोनों में कुछ हिला। परछाइयाँ, औरतों की परछाइयाँ, 1, 2, 5, 10 और भी। वो सब अंधेरे से बाहर आईं। धुएं जैसी, पूरी तरह नहीं दिखती थीं, पर उनका आकार था। लंबे बाल, साड़ियाँ, हाथ जो थोड़े अस्वाभाविक तरीके से लटकते थे। वो सब रिया के पीछे खड़ी हो गईं, जैसे एक परिवार, एक काला परिवार। उनमें से एक आगे आई, सबसे बड़ी। उसकी परछाई सबसे गहरी थी। वो बोली, और उसकी आवाज़ जैसे दीवारों में से निकल रही हो, तुम्हारी बेटी ने हमें मुक्त किया है, अब वो हमारी है। नहीं, मेरे मुंह से चीख निकली। उसे छोड़ दो, वो बच्ची है। वो परछाई ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें थीं, पर वो सामान्य नहीं थीं। हम भी कभी बच्चियां थीं, हमें भी कोई नहीं बचा। उसकी आवाज़ में दर्द था, इतना गहरा दर्द कि एक पल के लिए मेरा डर पिघल गया और मुझे उनके लिए दुख हुआ। पर मेरी बेटी, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, पर वो मेरी बच्ची है, उसे जाने दो। परछाई ने सिर हिलाया। वो खुद आई, वो खुद चाहती थी। और तभी बाकी सब हंसने लगीं, एक साथ। वो हंसी दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, हवेली के कोने कोने में फैल गई। मेरे कान बंद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। रिया, मैं चिल्लाई। उन सब हंसती परछाइयों के बीच रिया खड़ी थी और उसकी काली आंखें मुझे देख रही थीं। मैंने उन सब की परवाह नहीं की, उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश करती रही। एक कदम, एक और कदम, जैसे किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा हो। पर मैं माँ थी और कोई भी ताकत एक माँ को नहीं रोक सकती। मैं आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे वो रुकावट कमज़ोर होती गई। मैं रिया तक पहुँची, उसका हाथ पकड़ा और एक पल के लिए सब रुक गया। परछाइयाँ, हंसी, आवाज़ें, सब। रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में काले रंग के पीछे मेरी बच्ची थी। मेरी रिया, डरी हुई, थकी हुई। मम्मी, उसकी अपनी आवाज़ थी। मैंने उसे खींचा। चलो बेटा, पर उसका शरीर जम गया, बर्फ जैसा ठंडा। वो आई नहीं। मम्मी, उसकी आवाज़ फिर वो मिली जुली आवाज़ बन गई। मैं अकेली नहीं हूँ अब, मुझे दर्द नहीं होता। बेटा, दर्द नहीं होना जिंदगी नहीं है। मैं रो रही थी। जिंदगी तुम हो, मेरे साथ, मेरे पास। उसकी आंखों से कुछ निकला, काला धुआं, आंसू नहीं, धुआं। वो मुझे जाने नहीं देंगी मम्मी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें उनके साथ। और तभी वो परछाई, वो सबसे बड़ी, सबसे गहरी परछाई मेरे पास आई। वो बहुत पास थी, इतनी पास कि मुझे उसकी हवा महसूस हुई, ठंडी, भारी। वो बोली, तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं। मुझे पता है, मैंने कहा। तुम वो औरतें हो जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। एक पल की चुप्पी। तो तुम समझती हो? हाँ, पर मेरी बेटी तुम्हारा जरिया नहीं है। परछाई ने कुछ नहीं कहा और तभी रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और वो मेरे साथ खींचने लगी। पर परछाई ने उसे भी पकड़ा था, दोनों तरफ से। रिया के मुंह से एक चीख निकली, असली, दर्द भरी, और उस चीख के साथ वो धीरे धीरे उन परछाइयों में घुलने लगी, मेरी आंखों के सामने, मेरे हाथ में। जब तक मैं देखती रही, वो धुएं में बदलती गई और धुआं उन परछाइयों में समा गया। मेरा हाथ खाली था, कमरे में मैं अकेली थी, टूटी गुड़ियों के टुकड़ों के बीच। मैं हवेली छोड़ आई उस रात, खाली हाथ, बिना सामान, बस अपने पाँवों पर भागते हुए। पुलिस गई, उन्हें रिया नहीं मिली। हवेली खाली थी, गुड़िया टूटी पड़ी थीं, कमरे में कोई नहीं था। उन्होंने मुझ पर शक किया,
केस चला, पर रिया कभी नहीं मिली। मैं जानती हूँ वो कहाँ है, पर कोई नहीं मानता। आज मैं एक किराए के कमरे में रहती हूँ, हवेली से दूर, शहर से दूर, पर कुछ चीज़ें दूरी से नहीं बदलती। रात को जब नींद आती है तो कभी कभी एक आवाज़ आती है, खनखनाहट, जैसे कांच टूट रहा हो, जैसे गुड़िया हिल रही हों। और उसके बाद एक आवाज़ मेरी बेटी की, मम्मी हम सब यहीं हैं। मैं उठकर बैठ जाती हूँ, कमरे में देखती हूँ, कोई नहीं होता, पर उस आवाज़ में कुछ है जो मुझे हर बार तोड़ देता है। हम, रिया ने हम कहा। वो अकेली नहीं है, और एक दिन मुझे पता है वो वापस आएगी। पर क्या वो मेरी रिया होगी या वो परिवार, वो काला परिवार जो गुड़ियों में बंद था, जो अब आज़ाद है और जो मेरी बेटी को अपना मानता है। मैं इंतज़ार में हूँ, डर में और एक उम्मीद में कि एक दिन उस दरवाजे की दस्तक होगी और जब मैं खोलूँगी रिया होगी, बस रिया।